दूसरा संक्रमण हम देखते हैं फीता कृमि। कई बार देखा होगा आप लोगों में से कितने लोगों ने मल में बकरी के मल में देखा है फीता कृमि, देखे है ना उसके। हाँ तो ये जो ओके देखे है ना, तो ये फीता कृमि जो होते हैं ना, उसका जो इन्फेक्शन है ये ऑरिबैटिड करके एक घुन होते हैं, घुन जो लगी रहती है ग्रेन्स वगैरह में, उसको खाने से इसका इन्फेक्शन होता है अगर वो घुन संक्रमित है तो, है ना। तो इसका संक्रमण भी बहुत आसानी से जानवर ग्रहण करता है और वो घुन को जैसे वो दाना चारा जो भी खा रहा है ना, उसमें वो घुन लगी रहती है और उसे तो पता नहीं है जानवर को, तो वो उस घुन को जैसे ही ग्रहण करता है तो इसका इन्फेक्शन होता है। और ये फीता कृमि छोटी आंत में रहते हैं, जैसे हमने बताया हिमोंकस कॉन्ट्रैक्टस अमाशय में रहते हैं और ये छोटी आंत में रहते हैं। अब ये इतने लंबे होते हैं 10 मीटर तक भी ये लंबे हो सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि इतना लंबा अगर परजीवी है तो ये क्या करता है कि जो होस्ट ने जो भी खाया हुआ है, बकरी ने जो भी खाया है, तो उसके खाने को अवशोषित कर लेता है ना। तो इसके कारण क्या होता है, जानवर कमज़ोर होता चला जाता है। और जो अगर आपको दिखेगा सबसे पहले जो मेमने वगैरह होते हैं उनके पेट फूला होता है, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। अगर मेमने का पेट फूला है तो आपको एक अंदाज और आपको फीता कृमि दिख रहे हैं तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये अभी इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अगर एक आध पैरासाइट है, एक आध टेपवर्म है, भले ही वो 10 मीटर का है तो भी इतनी वरीसम बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि अब हमको उसको टाइम पे ट्रीटमेंट कराना है और आप डॉक्टर के पास जाके पर्टिकुलर जो उसके लिए दवाई है, क्योंकि फीता कृमि की दवाई फिर अलग होगी, है ना। तो सबसे बड़ा जो सिम्टम है, इसके लक्षण जो दिखता है, पशु कमज़ोर होगा लेकिन उसका पेट फूला रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको नियंत्रण में क्या करना है, तो नियंत्रण के लिए सबसे पहले वो जो घुन वगैरह हैं उनको तो आप नियंत्रण कर नहीं सकते क्योंकि वो आँख से तो दिखेंगे नहीं, आपको खुद को नहीं दिखेंगे। लेकिन जहाँ पर भी जैसे आप बकरियों को रख रहे हैं, है ना, और स्पेशली जहाँ पर चारागाह में भेज रहे हैं, है ना, तो उसकी बीच बीच में जहाँ पर चारा उगा रहे हैं तो वहाँ पर जुताई वगैरह करके वो जो चारा उगा है उसको उलट सकते हैं अपन। तो उस चारे में जो घुन है वो उलटने के सॉइल या जो बोलते हैं ना, वो पलटने के कारण क्या होता है कि वो घुन भी मर जाती है। तो आप ये कर सकते हैं। या फिर ये जहाँ पर भी मल ये जो अच्छा, फिर इसका भी मल जो होता है उसमें अंडे आते हैं फीता कृमि के, या फिर फीता कृमि खुद निकल के आते हैं। तो इसका भी हमको ये मतलब कैसे करना है नियंत्रण, रोग का नियंत्रण। सबसे पहले क्या करना है कि वो जो मल है उसको फिर हमको गड्ढे में दबा देना है, तो उसके कारण फिर दूसरा जो जानवर मतलब जो घुन है उस इन्फेक्शन को नहीं लेगा, क्योंकि घुन जो है उस फीता कृमि के अंडे को लेता है और खुद संक्रमित होता है और फिर घुन को खाने से बकरी संक्रमित होती है। तो जहाँ तक हो सके घुन का अगर हमने उपाय किया तो बकरी का मतलब जो फीता कृमि का संक्रमण है उसको भी हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है एक बहुत अच्छी दवाई है वो है प्राज़िक्वेंटल। ये थोड़ी महंगी आती है। प्राज़िक्वेंटल का मेरे ख्याल से नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो अगर फीता कृमि का इन्फेक्शन है तो अगर आप एल्बेंडाजोल वगैरह दोगे तो काम नहीं करेगा आपको, और आइवोमेक्टिन भी काम नहीं करता है, इसमें प्राज़िक्वेंटल ही काम करता है, ठीक है। और ये फेंटास के नाम से आता है, फेंटास का नाम सुना होगा आपने, फेंटास प्लस के नाम से। फेंटास में तो फेनबेंडाजोल होता है, फेंटास प्लस में प्राज़िक्वेंटल भी होता है। तो ये आपको हिमोंकस से भी राहत दिलाएगा और इससे फीता कृमि से भी राहत दिलाएगा, ठीक है। और अब हम तीसरे वाले में चलते हैं जो कि आप बता रहे थे, पर्णकृमि संक्रमण। ये है पर्णकृमि। इस टाइप का संक्रमण आपने देखे हैं क्या कभी पोस्टमार्टम वगैरह में? मतलब कोई आप उनमें से ऐसे हैं जो जिनका फार्म थोड़े ऊंचाई पे है, कवर्धा वगैरह इस टाइप? नहीं, वहाँ पर मतलब उसके यकृत में ये पर्णकृमि मिलता है, लिवर में, और ये बहुत ज़्यादा यकृत को नुकसान पहुँचाता है और यकृत को भी, बाइल डक्ट को भी, और एनिमल इसमें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, दस्त होते हैं और इसमें जानवर धीरे धीरे कमज़ोर होके उसका मतलब बोतल रूपी जो नीचे जबड़ा है इसमें भी
एकदम होता है ना। तो ये चीज़ें इसमें भी मतलब आपको दिखती हैं यकृत कृमि, क्योंकि उसका लिवर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और इसमें अगर ज़्यादा दिन तक रहे तो जानवर की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आपने कई बार पोस्टमार्टम कभी किसी बकरी का देखा होगा, तो आपको उसके आमाशय में कुछ इस टाइप के ये दिखे होंगे, कृमि दिखा है। ये बहुत आम है। उसका जब पेट खोलते हैं, र्यूमन वगैरह खोलते हैं, तो इस टाइप के कृमि दिखे होंगे, नहीं दिखे? आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, ये जो पहला वाला है वो लिवर में मिलता है। सेकेंड वाला है ये आपको र्यूमन रेटिकुलम, उनके 4 पेट होते हैं ना, आपको पता है? बकरियों के 4 पेट होते हैं, र्यूमन रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। नहीं पता है? बड़ा सा पेट होता। हाँ हाँ, ये वाला ना? नहीं नहीं, मीट काटते मतलब उसका यकृत और उसका बाइल स्टमक में नहीं रहता। ये पहला वाला जो है ना, ये बहुत नुकसान करता है, लेकिन स्टमक में नहीं है, ये लिवर में रहता है। और बीच वाला जो है ना, वो स्टमक में रहेगा। ठीक है। और स्टमक में भी ना, प्रॉपर स्टमक जो बोलते हैं, जो हमें स्टमक, वो वाला नहीं। इसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं ना, बकरियों के पेट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो पहला 2 कंपार्टमेंट बड़े बड़े वाले थैलेनुमा जो होते हैं ना, उनमें होता है। और ये ऐसा चिपका रहता है ना कि आपको लगता है कि वो उसी का ही पार्ट है, शरीर का ही पार्ट है, एकदम गुलाबी दिखता है। ठीक है ना। तो ये ना अगर थोड़ी मात्रा में है ना, तो इतना खास नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में, इनको बोलते हैं एम्फीस्टोम। ठीक है। पर अगर ज़्यादा मात्रा में ना, तो पतली बदबूदार दस्त होती है जानवर को, और एकदम कमज़ोर हो जाता है जानवर इसमें। तो इसका भी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फिर आपको इसमें तो प्राजिक्वेंटल काम नहीं करेगा, इसमें क्लोजेंटल वगैरह काम करते हैं। इसमें और दूसरे ड्रग्स हैं, ऑक्सीक्लोजानाइड, जैनिल जो आपने बोला था, निलजैन या जैनिल बोलते हैं, वो काम करेगा इसमें। ठीक है। और ये तीसरा कृमि है जिसको बोलते हैं सिस्टोजोमा। ये खून की जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून की नसें आप क्या बोलते हैं ना उसको, ब्लड वेसल में रहता है। और ये इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। मतलब अगर आप कवर्धा साइड जाएं, मुझे वहाँ पे केस मिले थे इस टाइप के, तो उनकी बकरियों की जो मतलब खून की जो नसें हैं ना, मेजेंट्रिक आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, आंत में जो खून की नसें हैं उसमें मिलता है। तीसरा वाला इसको हम बोलते हैं सिस्टोजोमा। ठीक है। और इसमें भी जानवर के यकृत में, आंत में, ये सब में मतलब डिजीज़ होती है, संक्रमण करता है और कमज़ोर करता जाता है, और जानवर वही डायरिया हो जाता है ना, एकदम कमज़ोर, और उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो इस तरह से, जैसे आप सिस्टोजोमोसिस में खाने में अरुचि हो जाएगी, और खून की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, शरीर के भार में कमी हो जाएगी, आगे बढ़ेगा नहीं जानवर अच्छी से, है ना। तो इस तरह से रहता है। अब इसके लिए ये जो सारी चीज़ें, इनको हम बोलते हैं पर्णकृमि। ये फेशियोला है पहला वाला, दूसरा वाला एम्फीस्टोम है, और तीसरा वाला सिस्टोजोमा है। ये पर्णकृमि हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना पत्ते के समान दिखते हैं। पहला वाला आप देख रहे हैं पत्ते के समान दिखता है, इसीलिए। कौन से किसकी पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं आप? ये तीनों में से आखिरी वाला जो होता है वो भी निकलता नहीं है एक्चुअली। ये तो क्योंकि खून में रहता है, तो सूक्ष्म मतलब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको देख पाते हैं। उसका जो मेन है अंडा, वो तो मल से ही निकलेगा, है ना। तो वो मल में अगर हम उस अंडे को देखें तो हम बता देते हैं कि इसमें ये इन्फेक्शन है। और उसके बाद इन्फेक्शन कम करने के लिए आप इसमें प्राजिक्वेंटल यूज़ कर सकते हैं। तीसरे वाले के इन्फेक्शन को कम करने के लिए प्राजिक्वेंटल यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ें, मेरा बस एक ही अनुरोध है कि आप, अगर आपको इस टाइप के लक्षण दिखते हैं, तो आप सबसे पहले मल को टेस्ट कराने के लिए हमारे पास भिजवाएं। जब टेस्ट होगा उसमें बताएंगे कि ये इन्फेक्शन है, तो उस अनुरूप ही आप दवाई खिलाएं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा व्यवहारिक तरीका रहेगा, क्योंकि हम अननेसेसरी एल्बेंडाजोल दे रहे हैं, तो पता चला कि प्राजिक्वेंटल देना था और हमने एल्बेंडाजोल दे दिया। तो इस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल फिर हम नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये कॉक्सिडियोसिस रोग के बारे में। ये एक कोशिकीय परजीवी है, मतलब इसको हम
ये शरीर के अंदर है और ये सेल्स के अंदर रहता है, कोशिका के अंदर रहता है। तो इतना छोटा होता है कि हम इसको खुली आंख से नहीं देख सकते, लेकिन इसके अंडे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। लेकिन कृमि ये जो है प्रोटोजोआ है ना। और ये जो कॉक्सीडियोसिस रोग बोलते हैं, इसमें आपने कॉक्सीडियोसिस सुना होगा कई बार, नहीं? इसमें खूनी दस्त होते हैं कई बार जानवर को। कभी आप लोगों ने देखा है खूनी दस्त, है ना? तो उसका, और ये आंत में इफेक्ट करते हैं ये जो कॉक्सीडिया होते हैं। मैं इसको दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये बच्चों को, मेमनों को बहुत जल्दी असर करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा होता है कि अगर एक जानवर को संक्रमण है तो कम से कम सभी जानवर में आपको थोड़ा मतलब दिखेगा इन्फेक्शन। और सबसे पहला इसका जो सिम्टम है ये दस्त होता है, और ज़्यादा संक्रमण होने पे खूनी दस्त होता है। और इसका सबसे मतलब हमको मतलब उसका जो मैनेजमेंट है, जहाँ पर भी आप बकरियों को रख रहे हो, जो एनिमल हाउस है उसको बहुत साफ़ सुथरा रखना है। उसको मतलब जो जगह है उसको सूखी रखनी है, क्योंकि ये जो कॉक्सीडिया जो पैरासाइट्स हैं, इसके जो अंडे हैं ये आर्द्रता या नमी वाले जगहों में ही मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका मैनेजमेंट, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट जब फेल हो जाता है तो ये डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है। अब इसके आपको नियंत्रण हेतु बकरियों की फिर से हमको संख्या को सीमित रखना पड़ेगा। आयु के हिसाब से अगर हो सके तो बकरियों को अलग अलग आवास गृह में रखें, क्योंकि जो छोटी बकरियां हैं वो बड़ी बकरियों से इन्फेक्शन लेंगी और उन पे असर ज़्यादा होगा। अगर छोटी बकरियों में असर मतलब मेमनों में अगर इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो आपको ज़्यादा वो मिलेगा नहीं। लेकिन बड़ी बकरियां हेल्दी हैं, लेकिन वो कॉक्सीडिया के जो अंडे हैं वो उसके मल में आ रहे हैं और उसको छोटी बकरी ग्रहण कर रही है ना। तो इसलिए अगर आवास को अलग अलग कर सकें तो सबसे बेहतरीन होगा। फिर अगर आप कहीं से नए बाहर से जानवर लेके आ रहे हैं तो उसको कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में, मेरे ख्याल से आप सब करते होंगे, बाहर रखते हैं, पृथक से रखते हैं, ताकि आप मेन जब आपके ग्रुप में जो बकरियों का ग्रुप है उसमें मिलाने से पहले 14 दिन आपको उन बकरियों को अलग रखना है जो आप लेके आएँ। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या उसमें जो भी जानवर कमज़ोर हो जाते हैं उनमें सब तरह की जो बीमारी है उनके लक्षण दिखते हैं, ठीक है। तो वो 14 दिन में पता चल जाएगा कि ये बीमारियां कुछ उसमें है कि नहीं है। तो उसके बाद ही आप उनको मेन समूह में आप लेके आते हैं। तो क्वारंटाइन पीरियड आपको 14, जैसे अपन कोविड में क्वारंटाइन पीरियड था ना, जो बाहर से आ रहे थे तो हम उनको शेल्टर हाउसेस में बाहर रख रहे थे, उसके बाद हम फैमिली के साथ वो कर रहे थे। तो जो भी संक्रमण है वो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा, या उसका वैक्सीनेशन होगा या डीवर्मिंग होगी। तो पहले क्वारंटाइन में रखिए, उसके बाद आप उसको मेन, तो ये सब आप गाय वगैरह भी जब खरीदते हैं तो उसके लिए भी लागू होता है। फिर मौसम के आधार पर, जैसे मैंने बताया संभावित प्रकोप का, जैसे अभी रेनी सीज़न है, इस समय कॉक्सीडिया का इन्फेक्शन अच्छा खासा मिलता है, तो उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट को सही तरीके से रखना पड़ेगा। इसके लिए आप सल्फाडिमिडीन ड्रग होता है, एम्प्रोलियम होता है, दिए हैं कभी आप, है ना, एम्प्रोलियम, ये सब बहुत कॉमन है, सल्फाडिमिडीन, तो उस हिसाब से आपको इसमें देना है। अब इसके बाद हम आते हैं बाह्य परजीवियों पे जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको उसके बारे में जो एक गिड करके जो डॉक्टर साहब ने बताया था उसके बारे में, वो सिन्यूरस सेरिब्रालिस बोलते हैं, वो जो सिस्ट था उसको बोलते हैं। और ये जो है एक्चुअली में इसका जो लाइफ जीवन चक्र है, जो आप सोच रहे होंगे कि ये सिस्ट अचानक से उसके सिर में कैसे हो जाता है ना। तो ये होता है अगर बकरी के आवास के आसपास, ये वो जहाँ पे चर रही है वहाँ पर शावक, मतलब जैसे कुत्ते, श्वान बोलते हैं, सॉरी, श्वान का वहाँ पर आसपास वो घूम रहे हैं, तो श्वान में जो होता है टीनिया मल्टीसेप्स फीताकृमि होता है। जैसे अभी एक फीताकृमि मोनीजिया करके मैंने इसमें बताया, वैसे जो कुत्ते होते हैं उनमें टीनिया मल्टीसेप्स फीताकृमि होता है उनकी आंत में। तो उसका जो अंडा होता है या फीताकृमि जो होते हैं वो उसके मल में निकलते हैं, किसके, कुत्ते के, ठीक है। और वो जो अंडे हैं वो क्या कर रहे हैं, आसपास के चारे को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमारी बकरी अगर वहाँ पर जाकर उस चारे को ग्रहण कर रही है तब जाकर उसके ब्रेन में ये सिस्ट बनता है, आप समझ सकते हैं। तो अगर
हमारे बकरी के मतलब जहाँ आवास गृह है उसके आसपास आप बाड़ी वगैरह जहाँ पे भी रखते हैं तो कुत्तों का आना जाना वहाँ पे अगर रोक दें, ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जब वो खाती है ऐसा चारा जिसमें कि संक्रमण है किसके, कुत्ते के अंडे का, फीता कृमि के अंडे का, तो अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन होता है। और आप जो पूछ रहे थे उस समय कि अगर एक बार सिस्ट शुरू हो गया है और स्टार्टिंग के लक्षण हैं तो क्या हम मतलब दवाई से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो दवाई से एक बार जब इन्फेक्शन ले लिया तो सिस्ट बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसने सिस्ट को ग्रहण किया है, मतलब अंडे को ग्रहण किया, ये आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि उसका लक्षण नहीं दिखेगा, सिर फूला नहीं दिखेगा। आप दबाएंगे तो वो दबेगा, वो पर्टिकुलर सिर का भाग, है ना, और वो प्रेस होकर अंदर चला जाएगा। तो जब तक सिम्टम नहीं दिखेगा आपको पता नहीं है। रक्त जब चूसता है तो वो थैलेरिया का ऑर्गेनिज्म होता है या बबेशिया का, वो किस में चले जाएगा, बकरियों में, और फिर बकरियों में बबेशियासिस या थैलेरियोसिस होगा, और जिसके कारण बहुत सारे मतलब संक्रमण के लक्षण दिख सकते हैं और जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर मतलब हमें बहुत ज़रूरी है कि किलनी का हम नियंत्रण करें। और इसी तरह से टिबैनस करके मक्खी मिलती, गर्मियों में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मक्खियाँ रहती हैं, है ना, और वो भी खून चूसती हैं जानवर का, और खून चूसने के दौरान वो ट्रिपैनोसोमा नाम का जो परजीवी है उसको रक्त में बकरी के पहुंचाती है, और वहाँ पर जाके वो ट्रिपैनोसोमा उसके खून में मल्टीप्लाई करता है, और आपने देखा है कि उसमें भी जानवर गोल गोल घूमता है, देखा होगा आपने, है ना। तो ट्रिपैनोसोमा में अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो बकरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जितना हम बाह्य मतलब आंतरिक परजीवी के लिए ध्यान दे रहे हैं उतना ही बाह्य परजीवी के नियंत्रण के लिए ध्यान देना है। तो उसके लिए आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए? बुटॉक्स है, हाँ, साइपरमेथ्रिन है ना, और डेकामेथ्रिन भी होता है, आइवरमेक्टिन भी देते हैं। आइवरमेक्टिन एक्चुअली क्या होता है, बाह्य परजीवियों के लिए भी काम करती है और आंतरिक परजीवियों के, लेकिन कई बार मैंने ये सुना है कि ये दवाई दी है लेकिन वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो उस समय फिर आप आइवरमेक्टिन को दे के दूसरी दवाई, क्या होता है, कोई अगर आपने बीमारी पता कर ली है ना कि ये पर्टिकुलर उसमें है तो फिर उसी से स्पेसिफिक ड्रग देना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे ये आइवरमेक्टिन दिया और ये सब में काम करेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे आइवरमेक्टिन काम करना बंद कर देगी। पर हाँ, डोरामेक्टिन भी देते हैं, लेकिन वो आइवरमेक्टिन का ही एक ग्रुप का ही एक रूप है। तो अगर आइवरमेक्टिन के लिए प्रतिरोधक क्षमता हो गई ना तो उसके लिए भी फिर हो जाएगी, ऐसा है। तो आपको ग्रुप अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं, बुटॉक्स तो अभी असर कर रहा है ना, तो अगर असर कर रहा है तब तक बढ़िया है, वो तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। साइपरमेथ्रिन रहता है ना इसमें, तो डेल्टामेथ्रिन, फेनवेलरेट आता है, हाँ, उसमें क्या रहता है, इमेडायर, हाँ समझ गए मैं, पिस्सू के लिए, लेकिन ज़्यादा उसका भी इस्तेमाल नहीं, वो नई ड्रग है। इमिडाइल जो आप बोल रहे हो ना वो नई ड्रग है। ये देखिए, अब बाह्य पशु परजीवियों से बचाव के लिए वही फिर से नियमित अंतराल में आपको गीली बिछावन, गीला भूसा या चारा हटाते रहना चाहिए। गोबर या मल को उचित तरीके से निष्कासित करते रहना चाहिए। पशुओं पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। कीटों के प्रजनन काल के आरंभ होते ही हमको उसका छिड़काव करना चाहिए। मतलब बरसात के सीज़न में आपने देखा है कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्पेशली वर्षा ऋतु में आपको कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। फिर नियमित सफाई पशुगृहों की होना चाहिए। उसके लिए आप डीडीटी का यूज़ कर सकते हो, मेलाथियन वगैरह बीएचसी का यूज़ कर सकते हो। फिर आपने कई बार देखा होगा कि अगर पशु को घाव लग जाता है कोई, है ना, तो घाव में आपने देखा होगा कई बार कीड़े लग जाते हैं,
कई बार देखे हैं आपने, घाव में जो कीड़े लगते हैं, तो उसके कारण भी फिर मेगाटाइज वूंड बोलते हैं हम उसको, है ना। तो वो लगने से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे ही घाव लगा है तो उसकी तुरंत ड्रेसिंग करना चाहिए, साफ़ सफाई करके आपको हिमैक्स ऑइंटमेंट वगैरह लगा के आपको ड्रेसिंग करना है। क्योंकि घाव खुला छोड़ेंगे तो वहाँ पर मक्खी आती है, जो मांस मतलब सड़ांग की जो बदबू होती है ना, उससे मक्खी अट्रैक्ट होती है और वो जाके वहाँ पर अपने अंडे को डिपॉजिट करती है, लार्वे को डिपॉजिट करती है। तो सबसे पहले हमको उसका अच्छे से, जो भी जहाँ पर भी उसको चोट लगी है उसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद पशु अगर मर गया है तो वहाँ पर भी मक्खियाँ बहुत पनपती हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए पशु के जो शव का निष्पादन अच्छे से करें, उनको गड्ढे में डाल दें, उसके ऊपर आप मतलब क्या स्पेशली चूना पाउडर वगैरह अच्छे से छिड़कें।